कटक पहुंचकर मैंने अरीसा के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर R.W. विलियम्स को अपनी आमद की इत्तला दी तो वो कुछ सोच में पड़ गया। गालिबन उसे तरद्दुद था कि जंग के ज़माने में खुराक के ज़ख़ीरे का ताला तोड़कर 4000 मन धान भूखे लोगों में मुफ्त तकसीम करने वाले SDO के साथ क्या सलूक किया जाए। चंद रोज़ के बहस के बाद आखिर मिस्टर विलियम्स ने मेरे साथ वही सलूक किया जो एक ज़माने में ICS दूसरे ICS के साथ किया करता था और मेरी पोस्टिंग बरहामपुर गंजम के SDO ओरिस्सा एजेंसी के सब एजेंट 2 गवर्नर के तौर पर हो गई। अगरचे इस इलाके में मुसलमानों की आबादी 1% से भी कम थी, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ मुसलमान बादशाहों का ख़जाना हुआ करता था। इसी वजह से बरहामपुर के साथ गंजे आम का लक़ब लगाया हुआ था। ये लक़ब बिगड़ कर गंजुम बन गया। बरहामपुर के करीब एक बस्ती चक्का खोल नाम की थी। दरअसल इसका असली नाम सिक्का खोल था, क्योंकि मुसलमानों के अहद हुकूमत में यहाँ टकसाल कायम थी। मुसलमानों की हुकूमत के ज़वाल के बाद सिर्फ शहरों और कस्बों के नाम ही नहीं बिगड़े थे, बल्कि बरहामपुर के कुछ दूर अफ्तादा इलाकों में मुसलमानों की अपनी हालत भी इबरतनाक हद तक नागुफ्ताबे थी। संगलाक पहाड़ों और खारदार जंगल में घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसमें मुसलमानों के 20-25 घर आबाद थे। उनकी माशरत हिंदुआना असरात में इस दर्जा डूबी हुई थी कि रुमेश अली, सफदर पांडे, महमूद महंती, कलसूम देवी और भादाई जैसे नाम रखने का रवाज आम था। गांव में एक नहायत मुख्तसर कच्ची मस्जिद थी, जिसके दरवाजे पर अक्सर ताला पड़ा रहता था। जुमेरात की शाम को दरवाजे के बाहर एक पट्टी का दिया जलाया जाता था। कुछ लोग नहा धोकर आते थे और मस्जिद के ताले को अकीदत से चूम कर हफ्ता भर के लिए अपनी दीनी फ़राइज़ से सुबकदोश हो जाते थे। हर दूसरे तीसरे महीने एक मौलवी साहब इस गाँव में आकर 1-2 रोज़ के लिए मस्जिद को आबाद कर जाते थे। इस दौरान में अगर कोई शख्स वफ़ात पा गया हो तो मौलवी साहब उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते थे। नौज़ायदा बच्चों के कान में अजान देते थे। कोई शादी तय हो गई होती तो निकाह परवा देते थे। बीमारों को तावीज़ लिख देते थे और अपने अगले दौरे तक जानवर ज़िबा करने के लिए चंद छुरियों पर तकबीर पड़ जाते थे। इस तरह मौलवी साहब की बरकत से गाँव वालों का दीन इस्लाम के साथ एक कच्चा सा रिश्ता बड़े मजबूत धागे के साथ बंधा रहता था। बरहामपुर गंजम के इस गाँव को देखकर ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिल में मस्जिद के मुल्ला की असमत का कुछ एहसास पैदा हुआ। एक ज़माने में मुल्ला और मौलवी के अलकाब इल्म फजल की अलामत हुआ करते थे, लेकिन सरकार इंग्लिशिया की अमलदारी में जैसे जैसे हमारी तालीम और सकाफ़त पर मगरबी इक़्तिदार का रंगो रोगन चढ़ता गया, उसी रफ्तार से मुल्ला और मौलवी का तकद्दुस भी पामाल होता गया। रफ्ता रफ्ता नौबत बाएँ जा रसीद के ये दोनों ताज़ीमी और तकरीमी अल्फाज तज़हीक और तहकीर की तरकश के तीर बन गए। दाढ़ियों वाले ठुट और नाख्वानदा लोगों को मजाक ही मजाक में मुल्ला का लक़ब मिलने लगा। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दफ्तरों में कोट पतलून पहने बगैर दीनी रुझान रखने वालों को तंज़ो तशनी के तौर पर मौलवी कहा जाता था। मस्जिदों के पेश अमामों पर जुमेराती, शबराती, ईदी, बकर ईदी और फातिहा दुरूद पढ़कर रोटियां तोड़ने वाले कुल आउज़िए मुल्लाओं की भपटियाँ कसी जाने लगीं। लू से झुलसी हुई गर्म दोपहरों में खस की टीटियाँ लगाकर पंखों के नीचे बैठने वाले ये भूल गए कि मोहल्ले की मस्जिद में ज़ोहर की अज़ान हर रोज़ ऐन वक्त पर अपने आप किस तरह होती रहती हैं। करकराते हुए जारों में नरमो गरम लहाफ़ों में लिपटे हुए अजसाम को इस बात पर कभी हैरत ना हुई कि इतनी सुबह मुँह अंधेरे उठकर फजर की अज़ान इस कदर पाबंदी से कौन दिए जाता है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, अमन हो या फसाद, दूर हो या नज़दीक, हर ज़माने में शहर शहर, गली गली, करिया करिया, छोटी बड़ी, कच्ची पक्की मस्जिदें इसी एक मुल्ला के दम से आबाद थीं, जो खैरात के टुकड़ों पर मदरसों में पड़ा था और दरबदर की ठोकरें खाकर घर बार से दूर कहीं अल्लाह के किसी घर में सर छुपाकर बैठ रहा था। उसकी पुश्त पर ना कोई तंजीम थी, ना कोई फ़ंड था, ना कोई तहरीक। अपनों की बेइतनाई, बेगानों की महाअस्मत, माहौल की बेहिसी और माशरे की कज अदाई के बावजूद उसने ना अपनी वज़ाकता को बदला और ना अपने लिबास की मखसूस वर्दी को छोड़ा। अपनी इस्तात और दूसरों की तौफ़ीक के मुताबिक उसने कहीं दीन की शमा, कहीं दीन का शोला, कहीं दीन की चिंगारी रोशन रखी। बरहामपुर गंजम के गाँव की तरह, जहाँ दीन की चिंगारी भी गुल हो चुकी थी, मुल्ला ने उसकी राख ही को समेट समेट कर बादे मुखालिफ के झोंकों में उड़ जाने से महफूज रखा। ये मुल्ला ही का फैज़ था कि कहीं काम के मुसलमान
कहीं नाम के मुसलमान, कहीं महज निसफ नाम के मुसलमान साबित व सालम व बरकरार रहे। और जब सियासी मैदान में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान आबादी के एदादो शुमार की जंग हुई तो इन सब का इंदराज मरदमशुमारी के सही कालम में मौजूद था। बड़े सगीर के मुसलमान अमूमन और पाकिस्तान के मुसलमान खसूसन मुल्ला के इस एहसान अजीम से किसी तरह सुबकदोश नहीं हो सकते, जिसने किसी न किसी तरह किसी न किसी हद तक उनकी तशखीस की बुनियाद को हर दौर और हर ज़माने में कायम रखा। मुसलमानों की इस इंतहाई पसमानदा थोड़ी सी तादाद के अलावा परहामपुर गंजम में एक और इलाका था जिसे सावरा एजेंसी कहा जाता था। इस एजेंसी का नज़्मो नस्क बराह रास्त गवर्नर के मातहत था और मकामी SDO इस मकसद के लिए सब एजेंट टू गवर्नर कहलाता था। सावरा एजेंसी बेहद संगलाख पहाड़ों पर इंतहाई दुश्वार गुजार जंगलों के दरमियान वाक़या थी। भेल, गोंड और दरावर जैसे कदीमी कबाइल की तरह यहाँ पर सावरा कौम आबाद थी। उनकी अपनी ज़बान थी, अपना लिबास था और अपनी अलग तर्ज माशरत थी। मर्द सिर्फ लंगोटी बांधते थे, औरतें कमर से घुटनों तक कपड़ा लपेटती थीं और बच्चे बिल्कुल नंग धरंग रहते थे। जौ की रोटी और शिकार के गोश्त पर उनका गुजारा था और पीने के लिए वो वसी पैमाने पर जौ की शराब कशीद करते थे। इन प्राचीन लोगों में ना झूठ बोलने की आदत थी, ना चोरी का रवाज था, ना डाका जनी, ना धोखा और ना फरेब का। इनकी लड़ाइयाँ फ़कत जन और ज़मीन पर होती थीं। ज़र अभी उनकी ज़िंदगी पर मुसल्लत नहीं हुआ था, क्योंकि उनका माशी निज़ाम चीज़ के बदले चीज़ के लेन देन पर मबनी था। सावरा एजेंसी में पुलिस की एक छोटी सी चौकी थी, लेकिन इसे किसी वारदात में तफ्तीश की जहमत गवारा करने का कभी मौका ही ना मिलता था। अगर कहीं कत्ल हो भी जाता था तो मुलजिम मकतूल की गर्दन काट कर इसे बालों से पकड़कर हाथ में लटकाए खुद पुलिस की चौकी पर हाजिर हो जाता था। अदलिया और इंतज़ामिया के इख्तियारात सब एजेंट टू गवर्नर के पास थे, लेकिन वकीलों को किसी मुकदमे में पेश होने की इजाज़त ना थी। वकीलों के अलावा दूसरे लोगों के लिए भी एजेंसी के दाखिला पर कड़ी पाबंदी थी। सफ़र की दुश्वारियों के अलावा एजेंसी के इलाके की आबो हवा नाखुशगवार थी। जहरीले हशरात तुल अर्ज़ की भरमार थी और काला आज़ार, यरकान और गर्दन तौर बुखार जैसी बीमारियों की वबा आम थी। बाहर के लोगों में सिर्फ 2 शख्स ऐसे थे जो वहाँ मुद्दत से क़याम पजीर थे। एक तो हस्पानवी ईसाई मिशनरी था जो सावरा ज़ुबान और तारीख़ का माहिर था और अरसा 10 बरस से वहाँ जम कर बैठा हुआ था। मसीहत की तबलीग में दिलो जान से मसरूफ़ था। तबलीग के साथ साथ वो किसी कदर इलाज मुआलजा भी करता था, लेकिन 10 साल के तवील अरसा में वो सिर्फ 4 आदमियों को ईसाई बनाने में कामयाब हुआ था। उनमें से एक तो हस्पानवी मिशनरी का असिस्टेंट बनकर उसके साथ ही मुकीम था। बाकी 3 कलकत्ता के एक मसीही इदारे में मिशनरी बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। वक्तन फ़ौक्तन कुछ इस्लामी अंजुमनें और आर्या समाजी संगठन भी इस इलाके में तबलीग करने की इजाज़त मांगते थे, लेकिन अंग्रेज़ गवर्नर हमेशा इनकार कर देता था। बाहर का दूसरा आदमी जो सावरा एजेंसी में 10-15 बरस से क़याम पजीर था, एक पंजाबी सिख सरदार हरनाम सिंह था। इस इलाके में खुदरो क्योरा कसीर मिकदार में उगता था। सरदार जी तवील मुद्दत के लिए उसका ठेका लेकर क्योरी की तिजारत करते थे। वो सावरा ज़ुबान बड़ी रवानी से बोलते थे और कपड़ों से बेनियाज कमर से करपान बंधे केस खोले मकामी लोगों की तरह उनमें मुकम्मल तौर पर घुल मिल कर रहते थे। सरदार साहब ने सावरों से शराब कशीद करने का राज पा लिया था और वो सारा दिन एक मटके से गिलास भर भर कर पानी की तरह जौ की शराब पीते रहते थे। सावरा कौम एतकादन मज़ाहिर परस्त थी। पूजा तो गालबन वो किसी चीज़ की ना करते थे, लेकिन भूत प्रेत के कायल थे और संगो शजर आबो आतिश बादो बारा में रूह के हाजरात पर अकीदा रखते थे। तिब्बत के लामाओं की तरह उनका रूहानी पेशवा भी बड़ी शदीद और कठिन रियासतें काटता था और अपने बातनी तसरफात से लोगों का इलाज मुआलजा भी करता था। इनकी दिल की मुरादें भी पढ़ लाता था, मौत हयात की रस्मात भी निभाता था। पुलिस की चौकी में उनके मामलात की पैरवी भी करता था और गवर्नर के सब एजेंट की अदालत में उनके मुकदमात की वकालत भी करता था। सब एजेंट की हैसियत से मुझे हर दूसरे माह 10-12 दिन के लिए सावरा एजेंसी का दौरा करना पड़ता था। उनके दौरों पर हम बच्चों के लिए रंग बिरंगी मीठी गोलियां, औरतों के लिए कांच की चूड़ियां, मनकों के हार, पीतल और तांबे की बालियां और मर्दों के लिए चाकू, छुरियां और रबर के चप्पल तोहफे के तौर पर बांटने के लिए अपने साथ ले जाया करते थे। एजेंसी में सरकारी नरख पर सालम बकरे की कीमत 2 रुपये थी। 1 रुपये में 8 मुर्गियाँ आ जाती थीं और 4 आने में 50 अंडे मिल जाते थे। सावरा कबीले को हर बात में हुकूमत का दस्तनगर रखने के लिए ज़रूरी था कि इन्हें रुपए पैसे की कदरों कीमत से नाआशना रखा जाए। चुनांचे इन चीज़ों की तजारत कतई तौर पर ममनू थी और खाने पीने की अशिया को एजेंसी से बाहर लाने पर कड़ी पाबंदी थी। सावरा एजेंसी के तोलो अर्ज़ में
कोई सड़क ना थी। छोटे छोटे जंगली रास्ते और पहाड़ी पगडंडियाँ थीं जिन पर दौरा करने के लिए मुझे एक सरकारी हाथी मिला हुआ था। यह हाथी बरस से इसी खिदमत पर मामूर था और हर नए एसडीओ के साथ वो बड़ी जल्दी नहायत खुशगवार तल्लुकात इस्तवार कर लेता था। मुझे देखते ही वो अपने सूंड मस्तक पर रख कर सलाम करता और फिर इनाम के तौर पर किसी खाने की चीज़ का इंतज़ार करने लगता। अगर किसी सलाम के बाद उसे अपना मुतवक्का इनाम ना मिले तो वो रूठ जाता था और अगली बार सूंड माथे पर रखने की बजाय ऐसे ही बेइतनाई से पेंडोलम की तरह हवा में घुमाता रहता था। हाथी पर सवार होने के लिए हुदज के साथ बांस की एक छोटी सी सीढ़ी लटकती रहती थी, लेकिन हाथी की अपनी ख्वाहिश यही होती थी कि मैं इसकी सूंड के साथ लिपट जाऊं और मुझे गेंद की तरह उछाल कर अपनी गर्दन पर डाल दे। कभी कभी इसकी खुशनुदी बरकरार रखने के लिए ऐसा भी करना पड़ता था, लेकिन हाथी पर सवार होने का आसान तरीन तरीका ये था कि एक आदमी इसकी दुम को बाएं तरफ खींचकर पायदान सा बना लेता था और दूसरा उस पर कदम रखकर पीठ पर कूद जाता था। एक रोज़ मैं हाथी पर सवार सावरा एजेंसी के एक घने जंगल से गुजर रहा था कि सामने एक दरख्त की शाखों से बड़ा मोटा सांप लटकता हुआ दिखाई दिया। सांप को देखते ही हाथी ने सूंड उठाकर जोर की चीख मारी और फिर पीठ फेर कर इस कदर बेतहाशा भागा कि हमारा हूदा दरख्तों से टकरा कर ज़मीन पर गिरने के करीब आ गया। हाथी जब खौफ और गुस्से की हालत में भाग ना रहा हो तो उसकी चाल बड़ी मस्ताना होती है। उसके हजकोलों में रवानी और तनासुब का ऐसा बाकायदा तवातर है कि मुझे उसकी पीठ पर बैठे बैठे ही नींद का खुमार चढ़ने लगता था। तज्जुब नहीं कि राजों, महाराजों और बादशाहों की ये पसंदीदा सवारी रही। ख्वाबे गफलत में सरशार रहने के लिए इससे बेहतर सवारी मिलना मुहाल है। हाथी पर बैठकर ज़मीन पर चलने वाली मखलूक वाकई बहुत फासले पर बड़ी बेमाया, बेहद पस्त और नहायत बेहकीकत नज़र आने लगती है। मेरा सरकारी हाथी अपने महावत के मुकाबला में ज़्यादा अक्लमंद और होशियार था। अगर किसी रोज़ महावत बेईमानी से काम लेकर उसके रातब में डंडी मार जाता तो वो अपनी सूंड के हल्के में लेकर जकड़ लेता। ऐसे मौका पर एसडीओ को खुद आकर महावत को छुड़ाना पड़ता। महावत हाथ जोड़कर हाथी से माफ़ी मांगता था और भागकर खुराक की मिकदार पूरी करने के लिए एक टोकरी में इजाफी रतब ले आता था। अपना राशन वसूल करने के बाद हाथी महावत के मुंह पर कूची की तरह सूंड फेरकर उसके साथ सुलह कर लेता था। इस फहीमो सलीम और खुश मजाक हाथी के साथ मेरी रफ़ाकत बहुत कम अरसा रही। बरहामपुर गंजम में 1 साल गुजारने के बाद मेरा तबादला कटक हो गया और अरीसा के सेक्रेटेरिएट में मुझे होम डिपार्टमेंट में पहले अंडर सेक्रेटरी और फिर डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। कटक में सरकारी रहाइश गाहों की किल्लत थी, खुसूसन गैर शादीशुदा अफसरों के लिए सरकारी मकान मिलना मुहाल था। इसलिए मैं काफ़ी अर्सा तक कटक क्लब के एक कमरा में मुकीम रहा। चंद माह बाद जब सूबे में कांग्रेस की वजारत बरसरे इक़्तिदार आई तो श्री हरि कृष्ण महात चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। बाकी कई महकमों के अलावा होम डिपार्टमेंट भी उनके चार्ज में था। श्री हरि कृष्ण मेहताब बड़े खुश मिजाज और खुश अतवार वज़ीर आला थे और अपने साथ काम करने वालों के ज़ाती मसाइल में भी गहरी दिलचस्पी लिया करते थे। एक रोज़ मैं चंद फाइलें लेकर उनके पास गया तो उन्होंने मेरे मकान का मसला छेड़ दिया। बातों बातों में मालूम हुआ कि कटक की सिविल लाइंस में एक कोठी है जो साल साल से गैर आबाद चली आ रही है। जब कभी कोई कोठी में रहाइश इख्तियार करता है चंद ही रोज़ में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि इस घर के मुतल्लिक मशहूर है कि यह आसिफ ज़दा है। मेहताब साहब ने कहा कि अगर तुम वहमी तबीयत के मालिक नहीं हो तो बड़ी खुशी से उस बंगले को आजमा कर देख लो। मैं क्लब में एक कमरे की घुटन से तंग आया हुआ था, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और सिविल लाइंस की कोठी नंबर 18 मेरे नाम अलाट हो गई। ये एक हल्के जर्द रंग की छोटी सी खुशनुमा कोठी थी जिसके गिर्द 1.5-2 एकड़ का वसी और अरीज़ लान फैला हुआ था। लान में घुटनों तक ऊंची घास उगी हुई थी और चारों तरफ सूखे हुए काले पीले पत्तों के अंबार लगे हुए थे। जा बजा सूखे हुए और ताज़ा गोबर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। एक तरफ जामुन और आम के कुछ पेड़ थे जिनके नीचे बिल्लियाँ और कुत्ते वक्तन फ़वक्तन अपनी मखसूस आवाज़ में रोया करते थे। दूसरी तरफ पीपल का पुराना दरख्त था जिसकी शाखों से बेशुमार काली काली भूरी भूरी चमगादड़ें उल्टी लटकी रहती थीं। कोठी के उक्कब में एक कच्चा तालाब था जिसके पानी पर सरसब्ज काई की दबीस तय जमी हुई थी और किनारों पर मेंढकों, झींगरों और दूसरे कीड़े मकोड़ों का जम्मे गफीर मौजूद था। कोठी से कोई 150-200 गज के फासले पर बावर्ची खाना था। इसी के साथ 2 सर्वेंट क्वार्टर थे जिन पर मेरा कश्मीरी खानसामा रमज़ान और बंगाली ड्राइवर रोज़ मोहम्मद रहते थे। 18 सिविल लाइंस में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम और 3 बेडरूम थे। मैंने अपने इस्तेमाल के लिए जो बेडरूम मुंतखब किया उसका दरवाज़ा ड्राइंग रूम की तरफ खुलता था। दूसरा दरवाज़ा
एक और खिड़की बरामदे में खुलते थे जिसके सामने अकबी लान का वसी फैलाव था। इस बेडरूम के साथ एक ड्रेसिंग रूम और गुस्ल खाना मुल्हिक था। एक रात में सब दरवाजे और खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। मेरे पास कोई टेबल लैंप ना था और बिजली का स्विच पलंग से दूर वाली दीवार पर लगा हुआ था। 11 बजे के करीब मैंने किताब बंद करके तपाई पर रख दी और बिजली बुझाने के लिए उठने लगा कि पीतल का स्विच खटाक से बुझा और बिजली अपने आप बुझ गई। मैंने सोचा स्विच का कोई पेच ढीला हो गया होगा, इसलिए इसका बटन अपने आप ही हिल गया। लेकिन फिर ख्याल आया बिजली ऑफ करने के लिए स्विच का बटन काफ़ी ज़ोर से ऊपर की तरफ घुमाया जाता है और अगर वो ढीला है तो इसे नीचे की तरफ गिरना चाहिए था। वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ कैसे उठ सकता है। मैं ये सोच ही रहा था कि स्विच फिर खट से बजा और बिजली ऑन हो गई। साथ ही ड्राइंग रूम वाले बंद दरवाजे पर 3 बार धीमी सी दस्तक हुई, जैसे कोई उंगली बंद करके इसके ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने डरते डरते उठकर दरवाज़ा खोला तो ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। अलबत्ता सोफ़े के करीब सफ़ेद धुएं का एक छल्ला ज़रूर नज़र आया, जो देखते ही देखते फ़िज़ा में तहलील हो गया। इस छल्ले की हैबत कुछ इस तरह थी जिस तरह सिगरेट का कश लेकर धुएँ के रंग बनाए जाते हैं। जिस जगह ये छल्ला हवा में मुअल्लक था वहाँ पर अंग्रेज़ी सेंट और हिना के इत्तर की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। अब ये रोज़ का मामूल हो गया कि इधर मैं किताब बंद करता, उधर बिजली खुद बखुद खट से बंद बुझ जाती थी। दूसरे तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक भी बदस्तूर होती थी और बाहर धुएं का छल्ला पहले की निस्बत बड़ा नज़र आता था और ज़्यादा देर तक कायम रहता था। एक रात में अपने बेडरूम में आया, मेरे स्लीपर गायब थे। काफ़ी देर ढूंढता रहा लेकिन कहीं ना मिले। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा तो तकिए से चुमर चुमर की आवाज़ आई। उठकर देखा तो स्लीपर तकिए के गुलाफ के अंदर पड़े हुए थे। स्लीपर पहनकर मुंह हाथ धोने बाथरूम गया तो साबुनदानी गायब थी। वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो वो भी तकिए के गुलाफ से बरामद हुई। साबुनदानी गुस्ल खाने में रख कर दोबारा कमरे में आया तो तकिए पर बिस्किटों का डब्बा खुला पड़ा था। मेरे बेडरूम की अलमारी में रखा था। 2-3 बिस्किट बाहर गिरे हुए थे। मैंने इन बिस्किटों को उठाकर खा लिया और डब्बा अलमारी में रखकर पलंग की तरफ मुड़ा तो देखा तकिए पर सिगरेट केस खुला हुआ है, जो ड्राइंग रूम की मेज़ पर मेहमानों के लिए पड़ा रहता था। अपनी ऑटोमेटिक सर्विस एजेंसी की इस दिल लगी पर मुझे हंसी आ गई। मैं सिगरेट पीता तो ना था, लेकिन सोचा कि अपने नादीदा बामज़ाक खिदमत गुजार का दिल खुश करने के लिए आज सिगरेट नोशी में कोई हर्ज नहीं। चाचा मैंने एक सिगरेट मुंह में रखा और माचिस जलाई। दिया सलाई का सुलगना था कि सिगरेट मेरे होंठों से खींचकर दूर जा पड़ा। साथ ही ड्राइंग रूम वाले दरवाजे पर वही मखसूस दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो करीब ही रेशम के कपड़े की सरसराहट सुनाई दी। फिर सफ़ेद धुएं का हल्का तकरीबन निसफ कमरे में फैल गया। सारे कमरे में भीनी भीनी खुशबू की फवार सी बरस रही थी और फ़ज़ा में कुछ इस तरह का इर्ताश लर्जा था जैसा कि फवारा चलने से महसूस होता है। इन दिनों मुझे मौसीकी का शौक़ था और इस राज बजाने में कुछ रियाज भी किया था। मैंने ड्राइंग रूम की बत्ती जलाई तो मेरी इस राज सोफ़े के करीब कालीन पर यूँ पड़ी थी जैसे अभी अभी किसी ने वहाँ लाकर रखी हो। मैं बगैर सोचे समझे फ़र्श पर बैठ गया और इस राज बजाने लगा, लेकिन तार बिल्कुल डेड थे। उनमें से कोई आवाज़ बरामद ना हुई। चंद लम्हे एक अजीब सा बोलता हुआ सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जैसे कमरे में बारूद से भरा हुआ गोला फट गया और सफ़ेद धुएं का हल्का मकड़ी के जाले की तारों की तरह टूट कर रेजा रेजा हो गया। हवा में इस तरह कपकपाने लगे जिस तरह बादल की लड़ी का पानी की मतलातम लहरों में टूट टूट कर लहराता है। साथ ही बिल्कुल बंद कमरे में चारों तरफ पत्थरों और ईंटों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं जहाँ कहीं भी बैठता था मेरे आगे पीछे दाएं बाएं पत्थर ही पत्थर बरसते थे। बिस्तर पर लेटता तो पलंग के इर्द गिर्द संगो खुश्त का अंबार लग जाता। एक पत्थर जो पलंग के ऊपर ऐन मेरे ऊपर आकर गिरा, उसका वजन कई सेर था। कमरों के रोशनदान खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद थे, लेकिन पत्थर बड़े ज़ोर से सनसनाते हुए आते थे और मेरे बिल्कुल करीब ज़मीन पर गिरते थे। खुशकिस्मती से कोई पत्थर मुझे ना लगता था, वरना इनमें कुछ इतने वजनी और नोकदार होते थे कि चंद ही ज़रबों में इंसान की हड्डी पसली एक कर देने के लिए काफ़ी थे। इस वाक़या के साथ ही अगले चंद माह के लिए मेरी ज़िंदगी का धरा बिल्कुल तब्दील हो गया। ऑटोमेटिक सर्विस की पुरलुत्फ आंख मचोली बंद हो गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक जानी पहचानी शाइस्ता और मुत्तर सी दस्तक भी मौकूफ़ हो गई। इस गैर मरई से माहौल में एक अजीब किस्म की लताफत, रफ़ाकत और दराकी इश्तराक का जो अंसर था, इसकी जगह अब फोकुल फितरत, पुरअसरार और हैबतनाक वाक़यात का ऐसा तसलसल शुरू हो गया जिसे पूरी तफसील से बयान करना आसान नहीं। इसलिए नमूने के तौर पर फ़कत चंद चीदा चीदा और निस्बतन अहम वाक़यात ही दर्ज करता हूँ। मेरा कश्मीरी मुलाजिम और बंगाली ड्राइवर रोज़ मोहम्मद अमूमन रात के 10 साढ़े 10 बजे काम काज से फारग होकर अपने क्वार्टरों में चले जाते थे, जो किचन के साथ कोठी से 200 गज़ के फासले पर वाक़ था। उनके जाते ही कार्रवाई का आगाज़ ईंटों पत्थरों से शुरू हो जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और कमरे के अंदर जो ईंटें और पत्थर बरस रहे हैं वो बिल्कुल खुश्क हैं। सुबह सवेरे मुँह अंधेरे में इस मलबे को टोकरों के हिसाब से
समेट कर लान के तालाब में फेंक आता था ताकि इस माजरे की खबर पाकर रमज़ान और ड्राइवर खौफज़दा ना हो। ये कार्रवाई रोज़मर्रा का दस्तूर थी।